हाँ, सब लोग इधर आ जाएं। जरा ध्यान देंगे यहाँ पर जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे पहले। इसमें हम लोग बात किए थे वोल्टमीटर और एमीटर का लास्ट टर्न। याद होगा लास्ट वीडियो में हमने वोल्टमीटर और एमीटर का बात किए थे, कैसे गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो रहा है। याद होगा हमने क्या बोला था, एक गैल्वेनोमीटर दिया है यदि तो उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस देता है और उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी, या ऐसे कहता है जिस करंट पर वह फुल डिफ्लेक्शन दे देता है, और ये IG दिखा दिया। और कहते हैं इससे हम हाई रेंज का एमीटर बनाना चाहते हैं। तो जो एमीटर का मैक्सिमम रेंज है, जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है जिस रेंज का बनाना है, आप कहते हो उसमें गैल्वेनोमीटर में शंट में जोड़ते हैं। शंट माने यहाँ पैरेलल है, गैल्वेनोमीटर के शंट में जोड़ते हैं लो रेजिस्टेंस। अब चाहेंगे क्या लो रेजिस्टेंस का वैल्यू हो, तो पहले देख लो किस रेंज का एमीटर बनाना है। जिस रेंज का एमीटर बनाना है वो I रखना है और इधर क्या कर देना है बेटा IG, तो इधर हो जाता है I माइनस IG। याद होगा हमने लास्ट टाइम पढ़ाया था और बड़े अच्छे से कहते थे IGRG इक्वल टू I माइनस IG इंटू RL कर देते थे, तो यहाँ से लोड रेजिस्टेंस निकल आता था RL इक्वल टू IGRG अपान I माइनस IG। यह वह लोड रेजिस्टेंस था जो हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल लगा देते थे। I था जिस रेंज का एमीटर बनाना है उस रेंज, उसका I मैक्सिमम वैल्यू है। जो रेंज एमीटर का रेंज है उसमें मैक्सिमम वैल्यू जितने रेंज तक का बनाना है वो I है। और IG फुल डिफ्लेक्शन जो गैल्वेनोमीटर देता है जिस करंट पर वो IG है, RG गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। इसी तरह हम लोग कहते थे वोल्टमीटर पैरेलल लगता है किसी भी रेजिस्टेंस के जिस पर वोल्टेज नापना है जिसके अक्रॉस, और इसमें आप गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाते हो हाई रेजिस्टेंस यदि हमें वोल्टमीटर बनाना है तो। और इसमें कहते भाई जिस समय आपको V रेंज का वोल्टमीटर बनाना है, V रेंज का बनाना है, तो उस समय इसमें फुल डिफ्लेक्शन आना चाहिए। आप लिख देते हो V इक्वल टू IGRG प्लस RH। ध्यान देना RH निकालना होगा तो V बाई IG माइनस क्या कर दिया था RG इक्वल टू RH। बल्कि मैंने कहा था कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन में IG न दे, क्वेश्चन में VG दे कि इतने वोल्टेज पर वो फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो VG बराबर होता है IGRG, तो उस जगह IG के जगह VG बाई RG रख सकते हो। इतना शायद हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो ध्यान देंगे सब लोग। अब क्वेश्चन लिखिए सब लोग और इस पर हम लोग थोड़ा क्वेश्चन लगाया जाए, छोटा छोटा लिखिएगा सब लोग। पहला क्वेश्चन, ए गैल्वेनोमीटर गेज फुल डिफ्लेक्शन, a galvanometer gauge full deflection at current 10 milliampere, 10 milliampere. Resistance of galvanometer is 200 ohm. Resistance of galvanometer is 200 ohm. We have to construct an emitter. We have to construct an emitter of range 0 to 50 milliampere. We have to construct an emitter 0 to 50 milliampere of range 0 to 50 milliampere. ठीक है, फाइंड how much resistance connected across the galvanometer. How much resistance connected across the galvanometer, and also find the resistance of this new emitter, and also find the resistance of
दिस न्यू क्या बेटा, दिस न्यू एमीटर। लगा पाएंगे हमारे स्टूडेंट? तो सब लोग पॉज करके लगाएं, हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। देखो इसको कैसे करना है, क्या कहा कि 10 मिली एम्पियर पर ये फुल डिफ्लेक्शन देता है। इसका मतलब ये वैल्यू किसका हो गया बेटा, Ig का, ये वैल्यू किसका हो गया, Rg, जबकि ये 50 मिली एम्पियर I का काम करेगा। समझा चुकी है तुम लोग को, जिस समय इधर जो लोग समझ रहे हो समझ रहे होंगे, ये गैल्वेनोमीटर है तो इसके संट में हम लो रेजिस्टेंस लगाएंगे। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 200 ओम है। आप जानो आप क्या चाहोगे, जब इधर से 50 मिली एम्पियर चले तो इस पर फुल डिफ्लेक्शन दिखाई दे, और ये फुल डिफ्लेक्शन कब दिखाई देगा, जब इसमें से 10 मिली एम्पियर का करंट जाए। मतलब इधर 10 मिली एम्पियर, तो इधर जाने वाला करंट कितना हो जाएगा, 40 मिली एम्पियर। आप बड़े आराम से लिख सकते हैं 10 इंटू 200, 200 इंटू 10, 200 इंटू 10, हाँ तो ध्यान देना यहां पर I कितना है, 50 मिली एम्पियर, Ig कितना है, 10 मिली एम्पियर। बड़े अच्छे से हम लोग यहाँ काम कर सकते हैं, बड़े अच्छे से ना। 200 इंटू 10 जो होगा वो 40 इंटू RL के बराबर, 40 इंटू RL, 0 से 0 गया बेटा, 4 से काट दो इसको, 50, तो RL बराबर कितना आ गया, 50 ओम। तो ये रेजिस्टेंस कितना चाहिए था हमें, 50 ओम चाहिए। इसके संट में जोड़ दिया जाए गैल्वेनोमीटर के, तो ये 50 मिली एम्पियर का बन जाएगा। अब पूछा जो नया एमीटर बना उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो नया एमीटर जो बनेगा उसमें 200 ओम और 50 ओम क्या पैरेलल में नहीं है, पैरेलल में जोड़ोगे तो 1/200 प्लस 1/50, नीचे का एलसीएम 200 आ जाएगा, और ये 1 + 4 हो जाएगा, 1 + 4, और ये लिख देंगे 5/200। 5 से काटो इसको, क्या आ गया भाई, ये रेजिस्टेंस जो एमीटर का आएगा बेटा, वो एमीटर का रेजिस्टेंस तुम कितना बोलोगे, 40 ओम बोलोगे। खेल खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब लोग लिखिए। एंड गैल्वेनोमीटर गिव्स full deflection, and galvanometer gives full deflection, a galvanometer gives full deflection at voltage 50 millivolt, 50 millivolt, and its resistance is 100 ओम, ठीक है। If we have to construct a voltmeter of range 400 millivolt, then how much resistance should be add in series? ठीक है, इसको बंद करो। तो चलो इसको लगाया गया। इसके लिए हम लोगों ने क्या बोला था, इसके लिए बोला था ये यदि वोल्टमीटर है 50 वोल्ट का है, 50 मिली वोल्ट का दे रहा है, और इसका रेजिस्टेंस दे दिया है कितना, 100 ओम।
और इसके सीरीज में तुम्हें रेजिस्टेंस जोड़ना है आरएच। याद करो ये गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाना है और तुम चाहते हो जो रेंज काम करे वो 400 मिली वोल्ट, तो इसमें जाने वाला करंट आईजी होना चाहिए। अब बड़े अच्छे से कर सकते हो, इसका आरजी कितना दिया है 100 ओम दिया है, तो बड़े अच्छे से आप लिख सकते हो V बराबर क्या बोला गया था आईजी आरजी प्लस आरएच बोला गया था ना बेटा। और आईजी कैसे निकल जाएगा, आईजी तो दिया नहीं है क्योंकि यहां तो दिया 50 मिली वोल्ट पर फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो आईजी की जगह हम क्या लिख देंगे VG बाई आरजी, बताए थे ये बात, आरजी प्लस आरएच हो जाएगा ये। और बड़े अच्छे से V बाई VG इंटू आरजी, इसको इधर ले आए, इक्वल टू आरजी प्लस आरएच है, तो आरएच का वैल्यू कितना आ जाएगा, आरएच इक्वल टू आ जाएगा आरएच इक्वल टू V बाई VG माइनस 1 इंटू आरजी, खत्म। अब आरएच की जगह आप V कितना लिख दिया, V कितने रेंज का वोल्टमीटर बनाना है 400 मिलीवोल्ट का, तो V की जगह 400 लिखो, VG कितना है 50 मिलीवोल्ट माइनस 1 इंटू आरजी, आरजी कितना इसका दिया 100 ओम, बड़े आराम से ये गया 5 से 8 गया, 8 माइनस 1 कितना आ गया 700 ओम। तो जो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाना है उसका वैल्यू कितना आ गया 700 ओम। लगा पाएंगे सब लोग, क्लियर हुआ कैसे किया गया। तो यहां बेटा आईजी दिया था तो कोई बात ही नहीं, यहीं से काम हो जाता, क्योंकि इसमें दिया था 50 मिली वोल्ट पर फुल डिफ्लेक्शन देता है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम दिया था, तो हम समझ गए VG दिया है, VG दिया और RG दिया तो IG निकल जाएगा, तो IG निकल गया VG बाई RG, वही IG लिख दिया। फिर इधर से हमने सॉल्व करके RH का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो ये था बेटा गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर पर कन्वर्जन। अब इसी बेस पर एक दो क्वेश्चन बन जाता है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी लिखिए जरा सा क्वेश्चन को। एक गैल्वेनोमीटर है, एक गैल्वेनोमीटर है 150 डिवीजन and its current sensitivity 150 division and its current sensitivity is 10 division per milli ampere, 10 division per milli ampere, and voltage sensitivity is 2 division per millivolt, and voltage sensitivity is 2 division per millivolt। देख लिया, गैल्वेनोमीटर है 150 डिवीजन, its current sensitivity is 10 division per milliampere, and its voltage sensitivity is 2 division per millivolt। construct a emitter, construct an emitter of 6 milliampere per division, 6 milliampere per division, then what resistance we have to connect it? Then what resistance we have to connect it? Second, दूसरा क्वेश्चन उसी में, if we have to construct an voltmeter, if we have to construct an voltmeter of 1 millivolt per division,
1 मिलीवोल्ट पर डिवीजन, then how much resistance should be connected? चलिए अब समझ के बनाएंगे जरा। दो क्वेश्चन है, आप लोग अपना वही फिर से वही मेथड पॉज करेंगे और क्वेश्चन लगाएं, हम लोग डायरेक्ट चल ले आगे, उसके बाद प्ले कर लेंगे। बोला गया क्या बेटा 150 डिवीजन है और 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर दे रहा है, मतलब 1 मिली एम्पियर में समझ में आ रहा होगा, 10 डिवीजन 1 मिली एम्पियर के बराबर आ रहा है। इतना क्लियर है सब लोग को? तो 150 डिवीजन कितने मिली एम्पियर के बराबर आएगा, पहले ऐसे समझोगे। तो कहते हो 10 डिवीजन 1 मिली एम्पियर है। सेंसिटिविटी माने क्या कि 1 मिली एम्पियर का करंट फ्लो करेगा तो 10 डिवीजन आएगा। चूंकि इसमें कुल 150 डिवीजन है तो हमें देखना होगा भाई करंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, क्योंकि 10 डिवीजन में 1 मिली एम्पियर, तो 1 डिवीजन में तुम भी समझ गए 1/10 मिली एम्पियर। कुल कितने डिवीजन है? 150 डिवीजन है, इसमें जो मैक्सिमम करंट जा सकता है वो 150 से मल्टीप्लाई कर दो, शायद ये आ गया 15। तो ये कहा 15 मिली एम्पियर जो IG है, जो मैक्सिमम करंट जा सकता है, फुल डिफ्लेक्शन जिस पर आ जाएगा वो 15 मिली एम्पियर है। आया है समझ में? दूसरा जब बोले 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट, मतलब ये हो गया तुम्हारा 2 डिवीजन पर 1 मिली वोल्ट आ रहा है, तो 1 डिवीजन पर क्या हो जाएगा 1/2 मिली वोल्ट। तो 150 डिवीजन पर क्या हो जाएगा, तो कह दोगे भाई 150/2 मतलब 75 मिली वोल्ट, मतलब फुल डिफ्लेक्शन जो दे रहा है वो 75 मिली वोल्ट पर दे रहा है, जबकि उस समय करंट जो फुल डिफ्लेक्शन की चाहिए वो 15 मिली एम्पियर। क्या इस VG और IG के सहारे क्या हम RG निकाल सकते हैं कि नहीं? RG इक्वल टू VG/IG, 75/15 कर दो तो ये 5 आ गया। 75/15 कितना आ गया बेटा? 5। ये 5 ओम आ जाएगा बेटा। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो RG है वो 5 ओम है। अब तुम्हें एमीटर क्या बनाना है? 6 मिली एम्पियर पर डिवीजन। जान रहे बहुत ज्यादा हो गया ये 6 मिली एम्पियर पर डिवीजन। इसका मतलब समझो भाई, एक डिवीजन में 6 मिली एम्पियर, तो 150 डिवीजन का चाहिए। तो जो तुम्हें आई जो रेंज चाहिए कुल टोटल वो 150 इंटू 6, शायद ये 900 मिली एम्पियर हो गया है। और याद होगा गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना तो शंट में रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर के या शंट में जोड़ेंगे। और कितना रेजिस्टेंस जोड़ेंगे? RL का वैल्यू हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। क्या था जरा बताओ, RL का वैल्यू क्या आया था? RL इक्वल टू, तुम लोग भूल गए होगे जरूर, IG इंटू RG, यही ना था भाई, IG इंटू RG अपान I माइनस IG। अब बताओ IG RG कितना हो गया हमारे पास? IG RG को ही तो VG कहते हैं, और वो 75 मिली वोल्ट है। 75 मिली वोल्ट रहने दो। नीचे क्या हो गया? I माइनस IG। I कितना है? 900, और IG कितना था बेटा? 15, और ये भी नीचे मिली एम्पियर आ गया। समझ रहे हो, मिली मिली भी कट जाएगा। और बड़े अच्छे से 75 बाई कितना आएगा ये बेटा? सॉल्व कर लेना, 885 देख लेना, 885। हाँ और क्या ओम। अब इसको सॉल्व कर लेना। इतना रेजिस्टेंस हम लोग को जोड़ना पड़ेगा पैरेलल में। लो रेजिस्टेंस जोड़ना था भी, और ये लो रेजिस्टेंस इतना पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। ये तो हम लोगों ने बना दिया किसके लिए बेटा? ये हम लोगों ने जो बात कर दिया वो कर दिया बड़े अच्छे से एमीटर के लिए। अब बात करूं वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं। वोल्ट मीटर के लिए क्या दिया है? 1 मिली वोल्ट पर डिवीजन। तो एक डिवीजन 1 मिली वोल्ट का काम करे ऐसा वोल्ट मीटर बनाना है। तो 150 डिवीजन कितने का काम करेगा? तो 150 डिवीजन दिखाए तो 150 मिली वोल्ट का काम करेगा।
150 मिलीवोल्ट, मतलब V हो गया 150 मिलीवोल्ट। और हमें लगता है जो VG दे रहा है हमारे क्वेश्चन में, VG या IG से भी कर सकते हैं। IG कितना आया था हमारा, जल्दी से बताइएगा, IG का वैल्यू कितना आया था? IG का वैल्यू यहाँ जब हम लोग निकाला था तो 15 मिली एम्पियर आया था क्या? हाँ, IG आया था 15 मिली एम्पियर। और हमें क्या बनाना है बेटा? VG जो बनाना है, VG ये हो गया VIG और RG आप ही लोगों ने बताया था। RG कितना था इस क्वेश्चन में? 5 ओम। ठीक है, अब बताइए कैसे करेंगे? तो याद होगा उसमें हम लोग V बराबर IG RG प्लस RH किए थे। तो V का वैल्यू तुम लोगों ने 150 मिली वोल्ट कह दिया। IG कितना कर दिया बेटा? 15 है क्या? हाँ बोलिए। IG हाँ 15 मिली एम्पियर। RG तुम्हारा 5 है। RH हमें निकालना है। अरे वाह, ये तो कट गया 10। RH का वैल्यू 5 ओम आया। आगे होगा समझ में? तो इस तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हैं, लोग घुमा घुमा कर पूछते हैं और ये कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा काम आप लोग को करना है इसमें। आ गया कि नहीं सबके पास? अब वही कोई कहता 1 वोल्ट पर डिवीजन बनाना, तो 1 वोल्ट डिवीजन मैंने 150 वोल्ट हो जाता, तो उसमें यहाँ 150 वोल्ट, यहाँ मिली एम्पियर को 10⁻³ फिर सॉल्व करना पड़ता, वो भी आंसर निकल कर आ जाता, थोड़ा बड़ा रेजिस्टेंस आ जाता, हाई रेजिस्टेंस आ जाता। क्या हमारे स्टूडेंट इतना क्वेश्चन लगा पाएंगे सब लोग? तो इस तरह के क्वेश्चन आप लगा लेंगे। इसी में कुछ क्वेश्चन एरर वाला पूछा जाता है। तुम लोग को ये मालूम है ना कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगाते हैं जिसमें मेजरमेंट करना होता है। जहां मेजरमेंट करना होता है उसके पैरेलल लगता है वोल्ट मीटर, जबकि एमीटर जो लगता है वो सीरीज में लगता है। जैसे इस क्वेश्चन में ऐसे दिया है, जरा समझना। हमने बोला था ना आइडियल एमीटर होगा तो उसका रेजिस्टेंस 0 लेते हैं यदि आइडियल एमीटर। तो ये जनरल कोई भी एमीटर बनेगा तो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा, भले वो लो हो लेकिन वो रेजिस्टेंस रहेगा। यदि रेजिस्टेंस है तो एमीटर में कुछ ना कुछ एरर है भाई। क्यों? एमीटर हम लगाए थे मेजरमेंट के लिए और उसका कुछ रेजिस्टेंस है तो कुछ ना कुछ करंट कम कर देगा, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। तो जैसे ऐसे क्वेश्चन बनता है, समझना अच्छे से। एक रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर यहां भी एक रेजिस्टेंस है और यहां एक एमीटर। निसंदेह इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है। यह रेजिस्टेंस तुम लोग कहते हैं तो हम 15 ओम दे देते हैं और यह रेजिस्टेंस 5 ओम। ठीक है, और ये वोल्टेज 100 वोल्ट। पूछा फाइंड द परसेंटेज एरर इन एमीटर, जबकि एमीटर का रेजिस्टेंस 5 ओम गिवन है। एमीटर का रेजिस्टेंस 5 ओम गिवन है और आपसे पूछा है परसेंटेज एरर क्या होगा एमीटर में। फाइंड द परसेंटेज एरर इन एमीटर। फाइंड द परसेंटेज एरर इन एमीटर। लगा पाएंगे? चलिए शुरू कीजिए। परसेंटेज एरर निकालना है एमीटर में। चले हम लोग बात करें, आइए कैसे लगेगा इस क्वेश्चन में। देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन में पहले ये मान लेते एमीटर न रहता तो करंट क्या आता। यदि एमीटर न रहता यहां पर तो भाई देख लो 20 और 15 कितना हो गया 35। उस समय करंट आता 100/35 और एमीटर रहने से क्या हुआ, ये 5 5 20 और ये 20 40 ओम रेजिस्टेंस हो गया। और इस समय जो करंट है I डैश वो हमको लग रहा है हो गया 100/20। 100/20 नहीं 20 नहीं 40 मतलब 10/4। इसको कह दे तो ये 5 से काटते यदि हम लोग तो ये 20/7 और ये आ गया 5/2। अब तुम्हें निकालना परसेंटेज एरर, क्योंकि एमीटर लगाने से ये आ रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था भाई, एमीटर नहीं है, मेजरमेंट लेना चाहते हैं तो ये तो है ही नहीं, तो ये करंट एक्चुअल होना चाहिए था, लेकिन एमीटर लगाने से कुछ करंट घट गया तो भी एरर आया।
कितना एरर आया यदि देखना हो तो आई डैश माइनस आई बाई आई इंटू 100 हो गया परसेंटेज। आई डैश कितना है 5, माइनस से कोई मतलब नहीं है, एरर है, माइनस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन लगा लेना तुम लोग यहाँ 5/2 माइनस कितना आया भाई ये 5/2 माइनस 20/7 अपान आई हो गया 5/2 इंटू 100 परसेंटेज है। 5 से इसको काट दो, नीचे का एलसीएम आप भी जानते हो 14 हो गया, 735 माइनस 40 और यहां इंटू 2 इंटू 20, 2 से 14 काट दो 7, यहां जाएगा -5/7 इंटू 20, यह आ जाएगा 100/7 माइनस 100/7। क्या है 100/7, क्यों माइनस में लिखा? ये जो 100/7 दे रहा है वो उसका परसेंटेज एरर है, माइनस हटा देना। मैंने बता रहा भाई कम हो गया है, रीडिंग कम हो जाता है इसको लगाने से, एरर जितना आता है वो 100/7%। निगेटिव होगा क्योंकि भाई कर सकते हैं निगेटिव पॉजिटिव दिया तो निगेटिव एरर होगा, क्योंकि ये घट ही जाता है। जब लगाएंगे भाई तो आना चाहिए था ज्यादा और लगाने से करंट घट गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया सर्किट। तो ये तो था एमीटर में कैसे परसेंटेज एरर निकालते हैं वो सिखाया। अब जरा वोल्ट मीटर में कैसे परसेंटेज एरर निकलेगा वो भी सीख लो सब लोग। वोल्ट मीटर में कैसे परसेंटेज एरर निकलेगा, वोल्ट मीटर पर हम लोग चल रहे हैं और वोल्ट मीटर की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर में परसेंटेज एरर चले, रेडी हो? चलिए वोल्ट मीटर में परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, वोल्ट मीटर में परसेंटेज एरर वो भी सीख लिया जाए। क्या करोगे वोल्ट मीटर? आइए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक रेजिस्टेंस ये है, ये भी एक रेजिस्टेंस है बेटे, यहां पर वोल्ट मीटर लगा दिया गया है, यहां से ठीक, ये कह दे तो 300 ओम है, इसको बोल देते हो तुम लोग तो 600 ओम दे देते हैं वोल्ट मीटर, और इसको 100 ओम ही रखते हैं। और यहां वोल्टेज दे देते हैं यहां का, चलो आप लोग के कहने पर इसको हम रख देते हैं 100 रख देते हैं, नहीं 400 वोल्ट। और आपसे अब पूछा जा रहा है कि वोल्ट मीटर का परसेंटेज एरर क्या होगा, कितना परसेंटेज एरर होगा वोल्ट मीटर की रीडिंग में। फाइंड द परसेंटेज एरर इन रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, फाइंड द परसेंटेज एरर in reading of voltmeter. How can we solve it? First, consider if there are no voltmeter, then what is the voltage across the 300 ohm? What I am saying? कि पहले ये सोचो कि ये वोल्टमीटर नहीं है तो कितना वोल्टेज आएगा 300 ओम के अक्रॉस। वोल्टमीटर हटा दो भाई, तो ये एक्चुअल तो इसी को मेजरमेंट करने के लिए हम लगाए थे, तो इसको हटा दो, इसको हटा देते हैं तो सर्किट का रेजिस्टेंस 300 और 100 मिलकर 400 हो जाता है। और इस समय आई का बात करोगे 300 प्लस 100 मिलकर 400 हो गया, आई का बात करोगे तो 400/400 1 एम्पियर होगा। और इस समय 300 के क्रॉस वोल्टेज देखोगे तो 1 इंटू 300 मतलब 300 वोल्ट हो गया। विदाउट वोल्टमीटर 300 वोल्ट ये था, तो जब इसको मेजरमेंट करने के लिए हम ये लगाए 600, तो थोड़े से भी आप बुद्धिमान हो तो अब सर्किट का बदल गया है रेजिस्टेंस। 600 और 300 पैरेलल है, अब जोड़ो 1/600 प्लस 1/300 आता होगा पैरेलल जोड़ने, तो ये 600 1 + 2 3/600 मतलब काटा पिटी मचा 200 आ जाएगा 1/r।
तो R 200 ओम आ गया इसका। ये रेजिस्टेंस के बीच 200 ओम हो गया और ये 100 ओम है। 200 ओम इंटू 100 ओम कितना हो गया? 200 ओम इंटू 100 ओम बोलो कितना हो गया? 300 ओम। ये 200 ओम आ चुका है और ये कितना हो गया? 100 ओम। सही है ना भाई? अरे भाई दोनों सीरीज में है। इस सीरीज में तो 600 और 300 को सीरीज नहीं सॉरी पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल में हैं। तो 600 और 300 को पैरेलल में जोड़ो तो 1/600 प्लस 1/300 200 आएगा और ये 100 जोड़ दो तो कितना हो गया? 300। तो I बराबर कितना आ जाएगा? 400/300। करंट कितना फ्लो कर गया भाई? 4/3 एम्पियर। अब करंट 4/3 एम्पियर और यहां पर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। एक बात ध्यान दो, या तो हम ऐसे करते करंट बांट देते, तो करंट बांटना पड़ेगा तो इसका I1 इंटू R1 करें या इसका I2 इंटू R2 करें या डायरेक्ट टोटल I पता है, सॉरी क्या होता है, टोटल I पता है तो टोटल R मिल जाए तो भी तो काम हो जाएगा। अब करने वाले कई तरह से कर सकते हो सकता है करंट 4/3 एम्पियर लाए और इसको यहां बांट दे। बेटा याद रखिएगा पैरेलल में करंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल बढ़ता है, रेसिप्रोकल उल्टा क्यों बढ़ता है? क्योंकि याद होगा I बराबर V/R होता है और पैरेलल में V दोनों में क्या रहेगा? सेम। तो V सेम तो I प्रोपोर्शनल टू 1/R हो जाएगा, इसलिए रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल बांट सकते हैं। तो जैसे इधर करंट I1 गया इधर I2 गया तो क्या होता है? I1 इंटू 600 या I2 इंटू 300 या टोटल I इंटू टोटल रेजिस्टेंस कर दो तो भी वही आंसर आएगा। ऐसा इसलिए कभी कभी बदमाशी ये करता है कि इधर का करंट दे देता है, इसका वोल्टेज पूछ देता है, तो इसका करंट इंटू रेजिस्टेंस होगा वही इसका वोल्टेज आएगा। और यहाँ का वोल्टेज मिल जाए इधर का रेजिस्टेंस मिल जाए तो इसमें भी करंट निकाल सकते हो, इधर भी करंट बता सकते हो। तो ये ध्यान देना I1 R1 I2 R2 और पूरा I इंटू R एक ही चीज देगा। यहाँ I हमने कितना ले लिया? 4/3 पूरा करंट, तो पूरा इनके बीच का रेजिस्टेंस कितना आया था? 200। पूरा करंट लिया था, पूरा रेजिस्टेंस इसके बीच, तो वोल्टेज कितना आ जाएगा? V बराबर 800/3। अब तुमसे बोला जाए एरर क्या आएगा तो कहोगे भाई 800/3 अभी है, कितना होना चाहिए था? 300 अपान एक्चुअल वैल्यू 300 इंटू 100। ये 2 जीरो तो गया ऐसे, ये देख रहे हो कि 900 और 800 माइनस आ जाएगा 100/9%। माइनस साइन बस ये बता रहा है कि रीडिंग पहले से कुछ बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया। कितना हो गया एरर? -100/9। ये पहले 300 वोल्ट आ रहा था लेकिन अब देख रहे हैं तो 800/3 वोल्ट ही आ रहा है। तो इस तरह से हम परसेंटेज एरर, माइनस साइन नहीं होगा, एरर होगा तो केवल वैल्यू लिखा होगा, एरर में केवल वैल्यू लिखा होगा। तो इस तरह से हम परसेंटेज एरर बड़े अच्छे से निकाल सकते हैं एमीटर और वोल्टमीटर में। क्या हमारे स्टूडेंटों को इतना आ गया है? हम इस समय कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट को पढ़ रहे हैं। इस समय जो हम चल रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट धीरे धीरे खत्म करने के मूड में चल रहे हैं। हम आगे पढ़ाने से पहले एक और प्रिंसिपल बड़े अच्छे से पढ़ना चाहेंगे और उसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, जिस पर आधारित है मीटर ब्रिज और एक और इसमें उतरा पोस्ट ऑफिस बॉक्स। लेकिन पीओ बॉक्स अब आपके सिलेबस से निकल गया है, तो हम लोग अब केवल बात करेंगे मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज इसमें हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपके बुक में भी पीओ बॉक्स का हो, लेकिन पहले हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल समझेंगे। क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल? बहुत जगह यूज होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते समय भी व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल यूज होता है। 12th वालों के लिए बड़ा फेमस है, उनके एग्जाम में इसका प्रूफ भी पूछता है। तो ये कह सकते हो यहाँ पर, ये कहा जाए कि यदि 4 रेजिस्टेंस है ऐसे लगाए गए, कितने रेजिस्टेंस बेटा? 4 रेजिस्टेंस ऐसे लगाए गए हैं। इसको P कहो, इस रेजिस्टेंस को Q, ये R और ये S। 4 रेजिस्टेंस। इस पॉइंट का नाम दो A, ये B,
ये सी, ये डी। अब ए और सी के बीच हम लगा दें बैटरी या सेल, स्विच है। और बी और डी के बीच हम लगा दें गैल्वेनोमीटर। हम चाहते हैं कि क्या कंडीशन पी क्यू आर एस में रखा जाए कि सेल की को क्लोज कर दें और गैल्वेनोमीटर की क्लोज कर दिया जाए, लेकिन इधर से करंट न जाए। समझ रहे हो? आप चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर से करंट न जाए बी और डी से, इधर से बी से डी। ये तभी संभव होगा जब बी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाए। तो हम चाहते हैं इधर करंट न जाए, या दूसरे वर्ड में कहो बी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाए। उसके लिए पी क्यू आर एस में क्या रिलेशन होना चाहिए कि करंट बीच में न जाए। तो इसके लिए हम लोग बड़े अच्छे से चलते हैं कि लो भाई, इधर करंट क्या है I1, इधर कितना करंट गया I2। जब तुम चाहते इधर करंट न बटे तो मतलब इधर पूरा I1 चल जाए। तुम चाहते हो इधर भी करंट न बटे तो इधर क्या चल जाए, पूरा I2 चल जाए। अब क्या हमारे स्टूडेंट इस लूप में ए से चलकर क्या ए पर आ सकते हैं कि नहीं? ए से चलकर ए पर आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? ए से चलकर ए पर आ रहे हैं तो VA माइनस VA। समझ रहे हैं क्या बोले? नहीं समझे? अरे VA से हम घूमकर VA आना चाहते हैं। इसको कुछ लोग पॉइंट पोटेंशियल से करते हैं और कुछ लोग पोटेंशियल डिफरेंस से। हम पॉइंट पोटेंशियल से ना करके डायरेक्ट मारते हैं। हम करें करंट इधर से चल रहा है तो ये प्लस और ये माइनस, इधर करंट गया ही नहीं, हाँ इधर प्लस और इधर माइनस। हम कहते हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ दो तो VA माइनस VA हो जाए, जीरो हो जाए। क्यों भाई? ए से चल के ए पर ही आ गया तो जहां चले तो वहीं आ गया, तो वहां का पोटेंशियल VA है, फिर वहीं आ गया तो VA माइनस VA जीरो हो जाए। लेकिन उसके लिए ये पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, ये पोटेंशियल जोड़ना पड़ेगा। अब इधर से इधर जाएंगे तो ये पोटेंशियल क्या होगा, प्लस में होगा, यहाँ जीरो होगा। और इधर से इधर आएंगे तो ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस में। अरे भाई इधर से इधर जाते इधर हाई पोटेंशियल, इधर लो पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल में VD माइनस VA करेंगे तो निगेटिव आएगा, जो करंट इधर से इधर जाए। यदि हम सब जोड़े तो हम लोग ये आदत बना लेते हैं, ये ट्रिक बना लिया। मान लो ए से ए चल लो, ए से ए बना दो और सभी टर्मिनल का पहले प्लेट का साइन लेते चले जाओ। ये पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB है। हाँ VB माइनस VA करेंगे तो माइनस इधर से, तो इसमें VA ए से चलने इधर से और ये पर आ रहा है तो पहला टर्मिनल प्लस है तो मैंने लिख दिया I1 इंटू P। यहां क्या हो जाएगा अपना जीरो, इधर आएंगे तो क्या होगा माइनस I2 इंटू R। और VA माइनस VA जीरो हो गया तो इसको लिख सकते हैं I1P इक्वल टू I2R। समझाने वाले कुछ ऐसे भी समझाते हैं बेटा कि ये पॉइंट का पोटेंशियल VA है, करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल गिर जाएगा। तो यहाँ VA है, यहाँ कितना गिर गया I1 इंटू P ड्रॉप हो गया, करंट के डायरेक्शन में चलने पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता तो यहाँ का पोटेंशियल VA मान लें तो यहाँ का ड्रॉप हो जाएगा कितना I1P, तो यहाँ VA माइनस I1P यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा B पॉइंट का। अब B से D जाएंगे तो यहाँ करंट कहीं भी नहीं किया तो जो B का पोटेंशियल वही D का पोटेंशियल होगा, I0 हो गया। अब D से A जा रहे हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट इधर से इधर जाने पोटेंशियल बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा प्लस I2 इंटू R और फिर कहाँ पहुंच गए A पर, तो यहाँ VA कर देते हैं। अब देखो वही बात है कि नहीं, VA माइनस VA इधर करोगे तो जीरो हो जाएगा। बात तो वही हुआ I1P इक्वल टू I2R, बस इधर इसको करते हो इधर इसको करते हो तो वो टर्म वही आता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, A से चलना है A पर ही आ जाओ, रास्ते में जो मिल रहा है उसका पहला टर्मिनल का साइन लेते चले और जो पॉइंट पोटेंशियल करेगा वो ऐसे करेगा। इसी तरफ चलो इधर है, इधर करंट प्लस माइनस, इधर से जा रहा है प्लस माइनस, घूम लो इसको। B से चल के B पर आओगे तो लिखोगे कैसे भाई, I1Q माइनस I2S इक्वल टू 0।
जीरो क्यों बेटा, वी बी माइनस वी बी जीरो हो जाए, तो ये दूसरा रिलेशन मिलेगा I1Q इक्वल टू I2S, डिवाइड कर दो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस फॉलो करेगा तो गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जाएगा। अच्छा, इसको लिखने वाले ये भी लिख सकते हैं P बाई आर, देख रहे हो P बाई आर एक के बात है, इक्वल टू Q बाई एस, एक के बात है भाई। मतलब याद रखिएगा, इसका ये रेजिस्टेंस का रेशियो इस रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर है, तो B और D का पोटेंशियल हमेशा सेम हो जाएगा, इधर करंट पास नहीं करता। सुन रहे हो ना, इधर करंट पास नहीं करता, B और D का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। और ये तभी होगा जब P और Q का रेशियो R और S के रेशियो के बराबर, P बाई क्यू R बाई एस के बराबर हो, तो हम ये बड़े आराम से कर देते हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है, इस पर काफी क्वेश्चन बनाए जाते हैं और बार बार निकल कर आ जाते हैं इस पर क्वेश्चन। जैसे अब क्वेश्चन ही हम ही बना देते हैं और आप जरा समझ के बात करेंगे। लिख लिया ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस हो जाए तो इधर से करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब इस समय B और D का पोटेंशियल सेम हो जाए। चलो, ये हमने व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को प्रूव करवा दिया आप सभी लोगों को। अब जैसे हम लोग क्वेश्चन दे रहे हैं, समझिए, ये लगाया एक ऐसे फिगर, फिर ये लगाया ऐसे फिगर, ये रेजिस्टेंस इधर लगाया, ये रेजिस्टेंस इधर लगाया, ये एक रेजिस्टेंस इधर लगाया, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाया आराम से, यहां सेल लगाया, यहां दिया 20 ओम, निसंदेह यहां दिया 10 ओम और यहां दिया 40 ओम। ठीक है, ये बीच में दिया है 30 ओम, यहां दे रखा है 100 ओम। अब बोल रहा है R का क्या वैल्यू हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R फॉर विच no current flow through the 30 ohm resistance. What is the value of R for which, what is the value of R for which no current flow, what is the value of R for which no current flow, what is the value of R for which no current flow through the 30 ohm resistance। लगाइए आप लोग, हम बात करते हैं, पॉज करके लगाइए। आइए समझिएगा जरा, तुम चाहते हो कि क्या R का वैल्यू है कि 30 ओम से करंट न जाए। तुम्हें दिख रहा होगा एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, चार और एक के बाद ये लगा हुआ है, सर एकदम व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है। और हम चाहते हैं कि करंट इधर ना जाए, तो ये तभी संभव होगा जब इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर हो जाए। मान लिया इसको एक रेजिस्टेंस मान लिया जाए, यस है इसका, यस कोई रेजिस्टेंस, ठीक है, मान लिया यस, तो ये तभी संभव जब इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर हो। मतलब 20 बाई यस 10 बाई 40 के बराबर होना चाहिए, तभी इसमें से करंट नहीं जाएगा। 10 बाई 40, बड़े अच्छे से आप 0 से 0 उड़ा दोगे और यस का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलो बेटा जल्दी से। यस का वैल्यू 80 ओम। करने वाले तुरंत कर देते हैं कि 10 से 40 से, मतलब यहां से अब जो ऑब्जेक्टिव से लगा रहा है वैसे लगाएगा। यहाँ 4 गुना हो गया बेटा, 4 टाइम्स हो गया, तो इधर भी 4 टाइम्स हो जाना चाहिए। ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। लेकिन ये 80 इक्विवेलेंट है और हमसे R का वैल्यू पूछ रहा है,
बोलो कैसे लिखोगे? 1/80 इक्वल टू 1/r प्लस 1/100। अब 1/r इक्वल टू 1/80 माइनस 1/100, नीचे का एलसीएम 400 बेटा। और ये बड़े अच्छे से 5 माइनस क्या हो जाएगा? 5 माइनस 4। अरे वाह, r का वैल्यू कितना आ गया? 400 ओम। आया समझ में? कुछ गड़बड़ी है क्या? सॉल्व कर लीजिए, 400 आ रहा है। ठीक, तो ये रेजिस्टेंस कितना चाहिए था? 400 ओम चाहिए। अब देख लो ना, ऐसे भी सीरीज करके 400 और 100 को पैरेलल में जोड़ो, आ जाएगा। बोलिए, हम आगे बढ़े। चलिए बंद कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन काफी बनते हैं और कई जगह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को देता है बेटा, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का फिगर बना देगा, बहुत सा परेशान कर करके बनाएगा। जैसे तुम लोग से कई क्वेश्चन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसमें ऐसे बनाता है, ऐसे फिगर बना देगा। और यहां लिख देगा 20 ओम है, ये 10 ओम है, ठीक है। ये 20 ओम है, ये 40 ओम है, या 10 ओम है। अब तुमसे बोलेगा बताओ ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। देखने से लगे नहीं रहा होगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। आंख है तो खोल के देखो। कैसे खोल के देखो भाई? अरे देखो ना अच्छे से, ये वाले रेजिस्टेंस के बाद ये रेजिस्टेंस से होकर यहां पहुंच रहे हैं, और ये वाला इस रेजिस्टेंस से होकर पहुंच रहे हैं, इसके बीच में ये है। देखो ना यहां पर P/Q और R/S, बीच में ये रेजिस्टेंस है। आप ध्यान दीजिए कैसे हम लोग बनाते थे फिगर, जरा देखिएगा समझ आएंगे। ऐसे बनता था। कंपेयर करना तो सीखिए, पकड़ना तो आप ही लोग को पड़ेगा एग्जाम में। देखिए दिख गया होगा क्या दिखा? और यहां रेजिस्टेंस ऐसे ही तो फिगर है, ये 20 है और इसके यहां क्या है 40, तभी तो ये 10 जुड़ा हुआ है यहाँ। 20 और 40 इधर 10, और यहां पर ये 10 है, और ये देख रहे हो ये रेजिस्टेंस 10, और यहां दिख गया तो 10 का एक एंड इधर है, 10 का एक एंड। अच्छा तुम लोग थोड़ा तिरछा करो, दिख जाएगा ये चीजें। और ये कितना आ गया बेटा 20 ओम, बड़े अच्छे से दिख रहा है। ये वाला P/Q और ये R/S, देखो 20/40 1/2 और 10/20 1/2। इसका मतलब कौन सा रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा? ये बीच वाला रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। तुमसे बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, अब 20 40 क्या हो जाएगा सीरीज में? 20 प्लस 40 कितना हो गया 60, 10 प्लस 20 30, 60 ऊपर 30 नीचे। अब इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/30 प्लस 1/60, याद होगा ना पैरेलल में, पैरेलल में याद होगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/30 प्लस 1/60, इतना विश्वास करते सब लोगों को मालूम होगा सीरीज पैरेलल। तो ये दोनों सीरीज में बन गया, रेजिस्टेंस बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें करंट नहीं जाएगा। जिसमें करंट नहीं जाता वो सर्किट में रहते हुए भी बेकार। भाई देख लो, ये समाज का नियम है। जो समाज से मतलब नहीं रखेगा उसको बहिष्कार करो, उसका कोई मतलब नहीं। यदि ये ना करंट ले रहा है ना दे रहा है तो इस रेजिस्टेंस का रहते हुए भी कोई काम का नहीं, इसको हटा दो। तो 20-40 सीरीज में और ये 10 और 20 सीरीज में, और बड़े अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे तो बड़े अच्छे से यहाँ 60, यहाँ बेटा 2 + 1 हो जाएगा 3/60, काटा पिटी मचाओ 1/r है तो r = 20 ओम। खेल खाली।
ना, ऐसे घुमा घुमा के बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये किस पर बेस हम लोग बात कर रहे हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज पर बात कर रहे हैं। किस पर बात कर रहे हैं बेटा? व्हीटस्टोन ब्रिज पर बात कर रहे हैं। सुन रहे हैं ना, समझ में आ रहा है सब लोग? यही बात यहां पर भी आ सकता है व्हीटस्टोन ब्रिज में। ऐसे भी कुछ फिगर बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे पकड़ना आपको पड़ता है बेटा, कैसे क्वेश्चन लगाया जाए। यहां लिख दिया गया 10 ओम, यहां 20 ओम, यहां 20 ओम, यहां 40 ओम, यहां 20 ओम, यहां 10 ओम। अब बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। यदि आपका दिमाग काम करता है तो यहां भी व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल लगेगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सब लोग। क्या आपको नहीं दिखता? ये तो 10 ओम इन दोनों पॉइंट के बीच जुड़ा हुआ पैरेलल है। ऊपर वाला फिगर व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखो 1 2 3 4 रेजिस्टेंस और बीच में एक रेजिस्टेंस। रेशियो देखो 10/20 1:2 का है। यहाँ 20/40 भी 1:2 का है। मतलब ये 20 ओम होते हुए भी न होने के बराबर। करंट नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो रेजिस्टेंस बेकार। अब बताओ 10 20 30 20 40 60 10 20 30 20 40 60 30 और 60 पैरेलल हो गया। तो क्या करोगे? 1/30 प्लस 1/60। क्या ये एलसीएम 60 आया कि नहीं? 30 से 60 उड़ाओ बेटा, ये 2 प्लस, अब तो कर लोगे तुम लोग, 2 + 1 हो जाएगा ये। और ये 3/60 मतलब काट दिया 20 ओम। चेक कर लो एक बार, 30 60, हाँ सही है। देख लो भाई 60/3 आ जाएगा, हाँ सही है। इसको 1/r करोगे 20 ओम, मतलब ये पूरा हटा दिया जाए तो ये 20 ओम आ गया। और 20 ओम और 10 ओम क्या है? पैरेलल है। तो बड़े अच्छे से 1/20 प्लस 1/10, नीचे का एलसीएम 20, 1 + 2 3/20 आ गया 20/3 ओम। हम बात कर रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। केवल व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर आधारित बातें हो रही हैं इस समय। आ रहा है? तो ये था कुछ क्वेश्चन जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर आधारित था। इसी पर आधारित एक और आपका एक्सपेरिमेंट है जिसको कहते हैं मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट। मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट से एक्चुअल में हम मेजर करते हैं अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू। कोई रेजिस्टेंस अननोन, ये 12th के एक्सपेरिमेंट में भी है बेटा, प्रैक्टिकल में भी है आप लोग के 12th वालों को। तो हम लोग कहते हैं मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, क्या होता है। मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट से क्या करते हैं बेटा, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लेते हैं। और रेजिस्टेंस मिल जाता है, वायर है तो उसकी रेजिस्टिविटी निकालना पड़ता है। तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो R = ρL/A होता, पता है। यदि उस वायर का यल नाप लें, लेंथ नाप लें और उस वायर का डायमीटर निकाल लें स्क्रू गेज से, तो यल भी मिल जाएगा, एरिया πr² मिल जाएगा। तो R मिल जाएगा तो R = ρL/A में RLA रख देंगे तो रेजिस्टिविटी भी निकल जाता है। ये एक्सपेरिमेंट में किया जाता था। तो समझो एक्सपेरिमेंट है क्या है? आसान, एकदम आसान। एक बार बता दिया तो फिर शायद क्वेश्चन लगाने की जरूरत ही नहीं, ऐसे ही लग जाएगा, देखते ही ये बात क्लियर हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? सब पढ़े लिखे थे ना? हाँ कब पढ़े हैं, और करना ही पड़ेगा, मजबूरी। बताते बेटा, ऐसे एक बेंच होता था लकड़ी का, जो लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे वो देखेंगे। ये पूरा बेंच होता था और यहाँ स्क्रू रहता था बेटा, और ये इंटरनल वायर से नीचे से कनेक्ट कर दिया जाता था। ऊपर देखने नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन नीचे से यहाँ स्क्रू रहता था, यहाँ भी स्क्रू, और ये कनेक्टेड रहते थे। यहाँ भी ये स्ट्रिप से कनेक्टेड होता था, यहाँ स्क्रू रहता था जो चीज़ जोड़ना हो, और फिर इधर से वायर से कनेक्टेड होगा। यदि आप देखोगे जो भी लकड़ी का बेंच रहता है उसके नीचे भी देखोगे तो आपको वायर दिखेगा ऐसे कनेक्शन। और यहाँ से यहाँ तक एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर लगा देते हैं। इस वायर का लेंथ 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर रखते हैं, इसलिए इसका नाम मीटर ब्रिज है।
इस वायर का लेंथ 100 सेंटीमीटर रखते हैं, इसीलिए इसका नाम मीटर ब्रिज रखा गया। कुछ आ रहा है समझ? अब जिस रेजिस्टेंस, यहां पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं? रेजिस्टेंस बॉक्स, इस दोनों के बीच। यहां पर भी एक स्क्रू रखा है और यहां वो अननोन रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू तुमको निकालना है। वो अननोन ले लेते हैं जिसका वैल्यू हमको निकालना है। और एक बड़े अच्छे से गैल्वेनोमीटर लेते हैं और एक जॉकी बेटा एक लोहे का होता है जो स्लाइडर की तरह काम करता है ताकि ये कनेक्शन बना सके इस वायर। एक जॉकी ले लेते हैं। ध्यान देंगे यहां पर सेल जोड़ देते हैं इसके और इसके बीच। अरे तुम ध्यान से देखो तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज बना के रखे हैं। जैसे जॉकी जैसे ही यहां लगा दोगे, तुम्हें नहीं लगता एक पार्ट ये रेजिस्टेंस का हो जाएगा और दूसरा पार्ट ये हो जाएगा। और यदि 100 सेंटीमीटर फिक्स है तो ये यल लेंथ होगा, तो ये लेंथ 100 माइनस यल होगा। क्या ये दो रेजिस्टेंस की तरह नहीं बढ़ गया? इस रेजिस्टेंस को P मान लें तो ये रेजिस्टेंस Q हो गया। अब हम लोग करते क्या है, इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स से एक फिक्स रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। फिक्स रेजिस्टेंस निकालिए तो R/S फिक्स होगा, R/S होगा। अब ये जॉकी लेके चलते हैं तब तक जब तक कि नल डिफ्लेक्शन ना आए। जैसे ही नल डिफ्लेक्शन आया तो ये क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस और इधर के रेजिस्टेंस का रेशियो इस रेशियो के बराबर हो जाना चाहिए। तो मेरी समझ होगी कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है तो ये P बराबर क्या लिखा जाएगा, बोलो जरा सा, रो यल बाई क्रॉस सेक्शन एरिया A। और ये Q बराबर क्या कहा जाएगा, रो यल, सॉरी यल नहीं, अब बचेगा कितना ले उधर, 100 माइनस यल बाई A। P बाई Q कोई कहे भी तो यहां आ जाएगा यल बाई, रेशियो निकाल लो, 100 माइनस यल। तो इसका मतलब ये हो गया कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तभी आएगा जीरो, नल डिफ्लेक्शन कहते हैं उसको, नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन तभी आएगा जब इसका इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर है। मीटर ब्रिज कंसेप्ट। हमको जहां मिल गया कि भाई 25 सेंटीमीटर ये आ गया तो हम समझ गए 75 सेंटीमीटर। ये 40 सेंटीमीटर पर नल डिफ्लेक्शन दिया, हम समझ गए इधर से 60 सेंटीमीटर। कुछ आ रहा है सब लोग? ये सब पढ़े थे ना? अब बड़े अच्छे से हम कह सकते हैं ये P बाई Q किसके बराबर होगा, R/S। मैंने कहा था ना R तो नोन रखे हैं, एक नोन वैल्यू निकाले रेजिस्टेंस बॉक्स जिसका वैल्यू पता है, तो क्या ये अननोन आ जाएगा कि नहीं? बस हमें खोजना पड़ेगा कहां नल डिफ्लेक्शन है। नल डिफ्लेक्शन कर दिया 40 सेंटीमीटर, समझ गए, ये 7। इसका रेशियो 40:60 मतलब 2:3। ये 2:3 तो ये भी 2:3 होना चाहिए। यदि रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है तो ये निकल कर आ जाए। इस पर काफी क्वेश्चन बनते हैं और ये आप लोग को खुद लगाना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? इस पर काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं और ये आप लोगों को खुद से खुद सीखना पड़ेगा। अब बताइए यहाँ कैसे आप क्वेश्चन लगाएंगे, जरा हमें भी बताएं। क्या ये लग जाएगा कि नहीं सबसे? अब लिखोगे क्या बेटा, क्या बताओ, यल अपान 100 माइनस यल इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/S। तो यस इक्वल टू क्या हो गया, बोलो जल्दी से, R इंटू 100 माइनस यल बाई यल, बस हो गया। वैसे आप लोग जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। बस जैसे ही कहा कि 40 सेंटीमीटर, मीटर ब्रिज बोला तो समझना ये 100 सेंटीमीटर। जैसे ही बोला ये 40 सेंटीमीटर, समझ जाओगे इधर वाला क्या होगा, 60 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में बेटा? तो तुरंत तुम कर दोगे 40:60 इक्वल टू R/S। R पता होगा तो यस निकल कर आ जाए। कुछ आ रहा है समझ में? टफ लग रहा है क्या? आ रहा है? तो ये समझना, हमेशा ये वायर दो रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाता है ना, इसका रेशियो लेंथ के रेशियो के बराबर है। तो इसीलिए हम लोग ने इसको सहायता लिया और जल्दी करना शुरू कर दिया। क्या ये हमारे स्टूडेंट कर लोगे कि नहीं समझना? हाँ, यदि कभी तुम लोगों को कह दे एंड करेक्शन, क्योंकि देखो एग्जैक्ट तो वायर यहां नहीं बन जाएगा,
कुछ ना कुछ वायर यहाँ लपेटा हुआ होगा, लपेटा है तो थोड़ा सा लेंथ बढ़ गया वायर का, वो छोटा ही लपेटा है तो थोड़ा सा लेंथ बढ़ गया, इसको कहते हैं एंड करेक्शन। इधर भी बढ़ गया होगा, इधर भी बढ़ गया। यदि क्वेश्चन में अब तुमसे इसमें पूछे कि बताओ एंड करेक्शन इतना है, तो उस समय तुम्हें यल तो लेना पड़ेगा 40 सेंटीमीटर, स्केल पर दिख रहा है ना 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर में इधर वाला एंड करेक्शन जोड़ देना होगा, तभी टोटल लेंथ, क्योंकि करंट जो आ रहा होगा भाई वो तो पूरे वायर में जा रहा है, उतना पोर्शन यहाँ छिप गया है, उसको भी इंक्लूड करना होगा। तो कभी भी एंड करेक्शन इतना है तो समझ जाना, इधर का एंड करेक्शन दिया तो L प्लस x1, और इधर का एंड करेक्शन दिया होगा तो 100 माइनस L इन प्लस x2 कर दो, वो जोड़ देना, और तब आप कर दोगे यहाँ पर बस अंतर जाएगा, यहाँ L प्लस x1 हो जाएगा और यहाँ 100 माइनस L प्लस x2 हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, तब उस समय बस थोड़ा सा एंड करेक्शन जो है, एक आध एग्जाम में आ चुका है, एंड करेक्शन दे दिया कि मैक्सिमम तो यही फॉर्मूला होता है, मीटर ब्रिज बोलेगा तो एंड करेक्शन नहीं दिया तो नहीं लेंगे, लेकिन कह दिया कि एंड करेक्शन इतना है, एंड करेक्शन माने वायर थोड़ा सा मुड़ गया तो करंट उसमें भी जा रहा है, वो हम मेजर नहीं कर रहे हैं, तो वो एंड करेक्शन दे रखा है। इधर का भी देख लेना, उधर का कितना दिया होगा, तो इधर उस समय L प्लस x1, इधर 100 माइनस L प्लस x2 हो जाएगा, उस समय भी एंड करेक्शन देगा। क्या समझ में आया? यही मीटर ब्रिज प्रिंसिपल। और इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, तो क्या अभी बना देते हैं, यहाँ रेजिस्टेंस दे देते हैं कोई, और मुझे बताओ यस का वैल्यू क्या होगा, यदि 40 सेंटीमीटर पर ये नल डिफ्लेक्शन दे रहा है तो तुरंत बस 40, तो ये समझना 60 होगा, कोई मीटर ब्रिज का तो ये 100 सेंटीमीटर लेंथ का है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक स्केल जाता है, तो ये 40 तो ये 60, ये रेशियो 2:3 का, तो ये रेशियो भी 2:3 का, और दिया होगा यस निकाल के रख देंगे, अननोन रेजिस्टेंस आया। ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, आर का वैल्यू बदल देते हैं जब आर का वैल्यू, तो फिर इस गैलोमीटर को फिर और जगह रखते हैं, फिर यस निकाल लेते हैं वही कंसेप्ट से, और ऐसे से 2-3 बार एक्सपेरिमेंट करके उसका एवरेज निकाल लेते हैं, तो यस निकल कर आ जाता है। क्या कुछ आया या आप लोग को समझ में? क्या कंप्लीट हो गया? धीरे धीरे बात करते थे मीटर ब्रिज। आइए इस पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसे साधारण क्वेश्चन लगा लेंगे, हम साधारण क्वेश्चन नहीं दे रहे, सिंपल जो एकदम फॉर्मूला बेस, ये इस पर नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है तो तुम समझ जाना भाई, ये लेंथ देगा यहाँ से, तो ये वाला अपने आप आएगा, इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर। एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में ही आया था, बहुत पहले आईटी में आया था, बहुत पुराने जमाने का कर लो, और उस क्वेश्चन को हम देने का प्रयास कर रहे हैं, डाटा थोड़ा चेंज हो सकता है। आइए उसी तरह कहा ये मेटेलिक स्ट्रिप है, पूरा मेटेलिक स्ट्रिप, ये मेटेलिक स्ट्रिप है, यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है, यहाँ एक पॉइंट सी है, और यहाँ एक पॉइंट डी है। ए और बी के बीच 100 सेंटीमीटर लेंथ का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला वायर है। बी और सी के बीच रेजिस्टेंस R है, और सी और डी के बीच रेजिस्टेंस S है। S का वैल्यू S है ये, और S का वैल्यू 12 ओम दिया है। और ये मेटल स्ट्रिप दिया है, मेटल स्ट्रिप है, कंडक्टिंग मेटल स्ट्रिप, कंडक्टिंग मेटल स्ट्रिप लिख लेना पूरा, तो पूरा नहीं लिखे, कंडक्टिंग मेटल स्ट्रिप। ये वायर ए से बी 100 सेंटीमीटर का है, बी और सी के बीच रेजिस्टेंस का नाम R, सी से डी के बीच रेजिस्टेंस का नाम S, S का वैल्यू 12 ओम है। कर रहा है हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल फॉलो कराने के लिए एक प्रॉपर कनेक्शन बना रहे हैं। तो पहला चीज पूछा था, बताओ सेल किस पॉइंट के बीच कनेक्ट करेंगे और गैल्वेनोमीटर किस किस पॉइंट के बीच कनेक्ट करेंगे, ताकि यह व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को फॉलो करे। तो सेल किस 2 पॉइंट के बीच कनेक्ट करेंगे और गैल्वेनोमीटर किस 2 पॉइंट के बीच कनेक्ट करेंगे, और यदि यह पूरा प्रॉपर कनेक्ट कर दिया गया
प्रॉपर कनेक्ट कर दिया जाए और A से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, A से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है। A से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर नल डिफ्लेक्शन मिल रहा हो तो बताओ रेजिस्टेंस R का वैल्यू क्या होगा। पहले तो पूछा सेल किसके बीच कनेक्ट होगा और गैल्वेनोमीटर किस दो पॉइंट के बीच कनेक्ट होगा। दूसरा बोला है कि प्रॉपर कनेक्शन हो गया यदि व्हीटस्टोन ब्रिज का और नल डिफ्लेक्शन A से 40 सेंटीमीटर पर मिल रहा है तो बताओ रेजिस्टेंस R का वैल्यू क्या होगा। आप लोग पॉज करके लगाइए, सोचिए, दिमाग लगाइए, अभी प्ले कर लीजिएगा। हाँ, यहां देखो, जैसे ही कंडक्टिंग मेटल स्ट्रिप बोला तुम्हें तुरंत पकड़ना पड़ेगा। मेटल स्ट्रिप है यदि कंडक्टिंग है तो माना जाता है रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है और नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है तो A पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। कहीं भी कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग मेटल स्ट्रिप, मानते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस बहुत कम है और उन दोनों का कंडक्टिव वायर का रेजिस्टेंस 0 मान लेते हैं और 0 मानेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया, मतलब A और D सेम पोटेंशियल के हो गए। समझना, ये D वाला पॉइंट कहां पर आ जाएगा, A पर आ जाएगा। याद है ना, क्वेश्चन लगाते समय सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट एक जगह रखे जाते हैं। क्या कहा गया, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट एक जगह रखे जाते हैं। तो D और A का पोटेंशियल सेम है तो इसको एक ही जगह रख सकते हैं। थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आ गया, मीटर ब्रिज ही है। D वाला A पर ले आओ तो वास्तव में यहां यस और यहां क्या हो जाएगा R और ये B के ऊपर। इसका मतलब है तुम्हें A और B, या ये भी कर सकते हैं B और D, एक ही बात होगा बेटा, क्योंकि D और A एक ही पॉइंट है। तो आप चाहे B और D के बीच लगा दो या A और B के बीच क्या लगा दो, सेल लगा दो, सेल लगा दो A और B के बीच, या ये भी कर सकते थे B और D के बीच। और गैल्वेनोमीटर कहां लगेगा, C पर लगेगा और ये बीच में जॉकी बन जाएगा। करा A से 40 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा ये 40 और तो ये कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। और नल डिफ्लेक्शन आया, इसको उठा के यहां ले आओ तो शायद जो रेशियो R/S मत लिख देना रटे हुए तरह से, यहां जाएगा यस बाई R। सुन रहे हो ना, यस पहले आ जाएगा, यस पहले आ जाएगा इधर ना, तो यहां लिखोगे यस बाई R, क्योंकि इसको लाओ ना यहां, ये पहले आ जाएगा, फिर R होगा, फिर B पर जुड़ेगा। यस बाई R इक्वल टू 40/60। यस का वैल्यू शायद 12 है, R का वैल्यू निकालना है, ये 4/6, 4 से काट दो इसको, R इक्वल टू 18 ओम। मजा आया? तो ये क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा वार था आपके ऊपर। और ये किसका बात हम लोग खत्म किए बेटा, धीरे धीरे बात कर दिए, मीटर ब्रिज प्रिंसिपल। किसका प्रिंसिपल था ये, मीटर ब्रिज से था। मीटर ब्रिज के द्वारा हम लोग अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं और उसी पर बेसिक क्वेश्चन लगाए। साधारण क्वेश्चन लग जाना चाहिए मीटर ब्रिज पर एकदम। तो ये था मीटर ब्रिज पर बात, और ये पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर आधारित सब पॉइंट थे जिस पर हम लोग डिस्कशन करते चले गए। क्या यहां तक सब स्टूडेंट को आ गया कि नहीं, लग जाएगा सब लोगों से यहां तक? ठीक, तो आज हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं। अगले टर्न हम लोग जिस पर बात करेंगे वो होगा पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट। क्या होगा, पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट।